नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार स्टडी सेंटर पे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेहनत की राहों पर कड़ी मेहनत करते होंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है इस बार पक्का जो है सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे, ठीक है भाई, आप जितना मेहनत करोगे उतना ही निखार आएगा और सिलेक्शन में आपका आपका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन में बेहतर बेहतर रूप से सिलेक्शन होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको एक चीज इंपोर्टेंट मैं बताने वाला इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं कि क्या क्या होने वाले। देखिए दोस्तों, ये तो हम बात चर्चा तो करेंगे ही मेरे भाई। तो हम बात कर लेते हैं कुछ हम हम बात कर लेते हैं कुछ मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप बिहार के लगभग डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो आप इस नंबर पर ऑफलाइन सेंटर के लिए आप क्या करेंगे मेरे भाई। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, बिहार के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार पुलिस का ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं। लेकिन हम अभी अभी जो है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी जो है मधुबनी वाले क्षेत्र में, मधुबनी जिला में मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, मधुबनी जिला में आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो आप ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और इससे आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। यानी कि आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हम जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लेवल है या नहीं। ठीक है, और साथ ही अगर आप ये प्रैक्टिस सेट देते हैं तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों गाइडेंस किया जाएगा। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर तक बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ेगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हम जो हैं इनका काबिल बन सकते हैं। ठीक है, तो आप मधुबनी के किसी भी क्षेत्र में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। आप आपका नियरेस्ट जो सेंटर होगा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। दरभंगा की बात किया जाए तो दरभंगा पे आप किसी भी क्षेत्र में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको नियरेस्ट जो सेंटर होगी आपको मिल जाएगा, बाकी समस्तीपुर में। तो ये 3 क्षेत्र है जो कि अब तत्कालीन है, इस हफ्ते में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट रहेगी। आपको पूरी तरह से गाइडेंस किया जाएगा कि किस तरह से आप एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लगाया जा सकते हैं। कुछ ट्रिक भी बताया जाएगा। ठीक है, जब आपका इनका क्वालिफाई होगा। ठीक है, और इतना ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ज्यादा लगाते हो यानी कि ज्यादा सही करते हो तो आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा भाई, गिफ्ट भी दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहे, मजे कहते हैं ना, सोने पर सुहागा होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, या तो आप बिहार पुलिस का, ठीक है, बिहार पुलिस का मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार पुलिस का ही बातें हो रही थी। बिहार पुलिस का मेरे प्यारे दोस्तों बात करें तो देखेंगे दोस्तों, बिहार पुलिस का देखेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर संपर्क करेंगे। और हम तो बिहार स्पेशल की बात करेंगे, तो बिहार स्पेशल का हम बात करेंगे तो 1000+ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और आपको 249 रुपए में मिल जाएगा। कितने रुपए में मेरे भाई 249 रुपए में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका बिहार पुलिस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है भाई। तो आप इनको जरूर से जरूर ले मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक तो इनको ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे जा सकते हैं जो मैं अभी बताया आपको, इस नंबर पे जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है मेरे भाई, दूसरा जो मेथड देखेंगे, दूसरा जो रास्ता देखेंगे, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये मिल जाएगा स्टोर वाले सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हमने क्या क्या बात किया था इनकी बात कर लेते हैं, मजा आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका यहां से कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास की बात किया जाए तो बताएंगे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। प्राचीन बिहार की बातें कर ली थी। ठीक है, प्राचीन बिहार की बातें कर चुके थे।
ठीक है। प्राचीन बिहार में हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया था, जिसमें हम बात करें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम पाषाण काल, चंद्रगुप्त, अशोक, ठीक है, इन सभी की चर्चा जैन बौद्ध धर्म को। ठीक है दोस्तों, एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपका कोई क्लास छूटा हुआ है, ठीक है, कोई क्लास छूटा हुआ है यानी कि इसमें कोई छूट गया होगा, तो आप एप्लीकेशन पर जाके इसको कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, परंतु आपको मेरे प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो आपको क्या लगेगा, बस मात्र 249 रुपया लगेगा। ठीक है, आप यहां से ले सकते हैं प्रैक्टिस से। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम बात करेंगे बिहार का, क्या भाई, बिहार का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो बताओ दोस्तों कैसे हो आप लोग, फिर से एक बार बता दो ताकि हम भी क्या हो जाए भाई, खुश नसीब हो जाए कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, तो भाई रिवाइज करते हो या नहीं करते हो ये तो एक बार बता दो। रिवाइज किया करो मेरे भाई, रिवाइज किया करो, क्योंकि रिवाइज जो है ना देश का कुंजी है भाई। ना तो तुम हम रिवाइज क्या करोगे, तुम किसी और का ही रिवाइज करोगे। ठीक है, ठीक है। एक कह रहा है कि भाई देखो हम कह रहा है कि हम किसी और का रिवाइज कर रहे थे, किसका भाई बता दो नाम। देखो एक लड़की का नाम ले रहा है, उसका रिवाइज कर रहा है भाई मेरे। ठीक है, ये सब नहीं करना है, नहीं तो देखिए कि हीर की तरह लगेगी, खीर की तरह और छोड़ जाएगी फकीर की तरह। तो इन सब पर ध्यान ना दो मेरे भाई, और इस पे आ जाओ, अच्छे से तैयारी करो और जल्द से जल्द सिलेक्शन पाओ मेरे भाई। ठीक है, तो चलो हम बिहार की मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो चलो आओ भाई। ठीक है, आओ भाई, क्या क्या देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, हमने बात किया था, देखो भाई हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भारत का इतिहास से को रिलेट करके बिहार के इतिहास को पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिहार भारत के इतिहास को, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, देखो भाई हम भारत से पहले, हम देखिए बिहार से पढ़ने से पहले अगर हम भारत से को रिलेट कर दे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि भाई हमें अच्छा से समझना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिहार, भारत की बात किया जाए, ठीक है, भारत की बात किया जाए तो भारत को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन, प्राचीन काल मेरे भाई, प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल की बात करें दोस्तों, मध्यकाल, ठीक है, और मेरे भाई आधुनिक काल बात करते हैं। ठीक है, आधुनिक काल। आप बताओ मेरे भाई, आप बताओ कि देखो भाई, आप बताओ, ठीक है, देखिए भारत की प्राचीन काल खंडों में बांटा गया है, जो कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल की बात करें तो समय काल मैं आपको बताया था, आप कमेंट में बताएंगे कि कहां, कब से कब तक प्राचीन काल का समय था। मध्यकाल की बात किया जाए भाई, मध्यकाल की बात किया जाए तो देखेंगे दोस्तों, ये 712 से लेकर मेरे प्यार दोस्तों 1757 एडी तक है। ठीक है, और हम बात करेंगे आधुनिक की बात करेंगे, उसके बाद 1945, 1947 तक क्या है भाई, 1947 एडी तक क्या है भाई, क्या है, आधुनिक का, आधुनिक काल है। लेकिन हम देख रहे हैं मेरे प्यार दोस्तों, प्राचीन काल भारत में है और ठीक है, तो उसी तरह से बिहार में भी होगा, होगा या नहीं भाई, बिहार में भी होगा, होगा ना, बिहार में भी होगा। तो बिहार में भी आधुनिक काल होते हैं, प्राचीन काल बिहार में भी होंगे, ठीक है, आधुनिक काल बिहार में भी होंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये अभी ये इसकी चर्चा नहीं करना है, ना ही इसकी चर्चा करना है, तो हम करना है मध्यकाल के दौरान। तो मध्यकाल में हम बात करें दोस्तों, तो 3 मुस्लिम आक्रमण या तुर्की मुसलमान आक्रमण होता है। ठीक है, 3 मुस्लिम आक्रमण होता है, जो कि पहला जो है मेरे प्यार दोस्तों कासिम करते हैं। कौन करते हैं मेरे प्यार दोस्तों, कासिम करते हैं। दूसरा जो है मेरे प्यार दोस्तों कौन करते हैं, गजनबी करते हैं। कौन करते हैं, गजनबी करते हैं मेरे भाई।
और तीसरा जो आक्रमण करता है वो मोहम्मद गौरी करता है, ठीक है, गौरी करता है, ठीक है, कासिम करता है। कासिम जो है मेरे प्यार दोस्तों, ये तीनों जो मुस्लिम आक्रमण थे वो भारत तो आते थे, लेकिन इनका कोई इरादा न था कि हम भारत में रहेंगे, ठीक है, इनका कोई इरादा नहीं था कि हम भारत में रहेंगे, ठीक है, इनका कोई इरादा नहीं था कि हम भारत में रहेंगे और भारत में घर बनाएंगे, भारत में राज्य विस्तार करेंगे, ये वो दिस दैट करेंगे, ठीक है, ये बात करते हैं कासिम की, ठीक है। कासिम जब आता है तो लूट करता है, सिर्फ लूट के माध्यम से आते हैं। गजनबी भी मेरे प्यारे दोस्तों ये लूट करते हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध जो था मेरे प्यारे दोस्तों सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर। लेकिन एक बात करें दोस्तों, गौरी की बात किया जाए, ठीक है, तो गौरी ने विस्तार किया है, उत्तर भारत का भी विस्तार, उत्तर भारत को भी जीता है लूटने के माध्यम से, ठीक है, और जो भारत का क्षेत्र था उनको भी जीता है। लेकिन गौरी को मेरे प्यार दोस्तों, गौरी को बेटा ना था मेरे भाई, गौरी को जो था बेटा ना था, ठीक है, गौरी को जब बेटा नहीं था तो ये जो जीता था भारत को क्षेत्रों को, ठीक है, भारत को जो क्षेत्रों को जीता था ये कहाँ पर बांटेंगे। अगर बेटा रहता तो हम समझते कि गौरी द्वारा जीता गया जो क्षेत्र है अपने बेटा में बांट लिए जाते हैं, अपने पुत्र में बांट दिए जाते हैं, लेकिन इसके पास तो बेटा ही नहीं। अब बेटा क्यों नहीं हुआ कि 17 जगह मुंह मारेगा तो बेटा थोड़ी होगा, ठीक है, ये बातें थी। तो गौरी के इनके बेटे नहीं थे, तो इनका था मेरे प्यारे दोस्तों गुलाम। कौन था भाई? गुलाम। तो इन्होंने मेरे प्यारे प्यारे भाई मेरे प्यारे मेरे प्यारे भाई ये गुलामों के बीच अपनी अपनी धन और राज को बांट दिया, राज को बांट दिया। अभी कहानी सुनते जाओ मेरे भाई। तो ये बांट दिया, ठीक है, गौरी ने 3 गुलामों के बीच इसको बांट दिया, जिनमें से हम दुखों की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये भारत में से बाहर है, और इसमें से हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक का हम बात करेंगे दोस्तों। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का बात करेंगे, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि गौरी के गुलाम वंश थे, ठीक है, गुलाम वंश थे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त बात करते हैं जो कि ये दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा है। क्या भाई? दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा है। दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा है मेरे भाई, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा है। आगे बात करें दोस्तों तो देख लेते हैं कि पहले तो यह हुआ, पहले दिल्ली सल्तनत की हम बात करेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बाद क्या होता है? मुगल काल, ठीक है, मुगल काल आता है, ठीक है, क्या आता है भाई? मुगल काल आता है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई आधुनिक क्या आ जाता है भाई? आधुनिक बिहार आ जाता है, या आधुनिक भारत कहें, ठीक है, बिहार आ जाता है, ठीक है, आधुनिक बिहार आ जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। दिल्ली सल्तनत के हम देखेंगे कि बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार में कौन कौन से शासक बने हैं, और फिर मुगल वंश में हम बात करेंगे कि बिहार जो है मुगल वंश के काल में कैसी इनकी स्थिति थी और किस कौन कौन इसके शासक रहे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो भाई चलो हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो कि किसकी बात करेंगे दोस्तों? हम बात करेंगे बख्तियार खिलजी से स्टार्ट करेंगे, जो कि कुतुबुद्दीन का क्या है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का मेरे भाई कौन है? बख्तियार खिलजी कौन है? सहायक सेनापति है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई बख्तियार खिलजी से। किससे भाई? बख्तियार खिलजी से मेरे भाई। बख्तियार खिलजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बख्तियार खिलजी से, ठीक है। पहली बात, बख्तियार खिलजी किसके सेनापति थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति थे मेरे भाई।
खुद कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन के सहायक सेनापति थे। बख्तियार खिलजी जो कि मेरे प्यारे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति थे और ये 12वीं सदी में मेरे भाई, ठीक है, पहली बात मैं बता देता हूं। देखें, बख्तियार खिलजी जो कि मेरे प्यारे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था और ये कुतुबुद्दीन जो कि गौरी के गुलाम वंश का स्थापना किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था, तो जब ये कुतुबुद्दीन का अगला शासक जो बनता है वो कौन बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन का सहायक सेनापति था। ठीक है, 12वीं सदी में इन्होंने मेरे भाई, 12वीं सदी में ये बंगाल पर अभियान करता है। 12वीं सदी में, 12वीं सदी में, ठीक है, 12वीं सदी में इन्होंने मेरे भाई 12वीं सदी में ये बंगाल और बिहार को क्षेत्र, बंगाल और बिहार को जीतता है। किसको भाई? बंगाल और बिहार को जीतता है, जीत लिया। ठीक है, जीत लिया मेरे भाई। ठीक है, और ये मेरे प्यारे दोस्तों बिहार पर पहली तुर्की आक्रमणकारी बिहार पर पहली तुर्की आक्रमणकारी की शुरुआत जो होती है भाई बख्तियार खिलजी से ही होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। मैं क्या बताया आप लोगों को मेरे भाई? देखिए दोस्तों, बख्तियार खिलजी, ठीक है, हमने बताया आप लोगों को बख्तियार खिलजी के बारे में कि बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में यह बिहार को जीता और बिहार पर मेरे प्यारे दोस्तों पहली तुर्की आक्रमणकारी जो है किससे शुरुआत होता है? तो बख्तियार खिलजी से ही शुरुआत होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 1198 में 1198 एडी में इन्होंने उदंतपुरी बिहार को जीतता है। 1198 में, क्या भाई? 1198 में, ठीक है, 1198 में भाई, 1198 एडी में, एडी में, ठीक है, इन्होंने जीत लिया मेरे भाई। क्या जीत लिया? उदंतपुरी को जीत लिया। ठीक है, और उदंतपुरी को बिहार बनाया गया, उदंतपुरी को, ठीक है, उदंतपुरी को, और इसको मेरे भाई बिहार बनाया गया। क्या बनाया गया इसको भाई? ठीक है, और उदंतपुरी को बिहार बनाया गया। क्या बनाया गया? बिहार बनाया गया। और जिसको बिहार बनाया गया दोस्तों, बिहार बनाया गया, और अभी वर्तमान में इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? तो वर्तमान में इसे बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। क्या भाई? बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, शरीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है, बख्तियार खिलजी अब जैसे ही शासक बनते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सोचते हैं कि मैं कुछ क्या करूं भाई? विस्तार करूं, अपने राज्यों का विस्तार करूं। तो ये सबसे पहले भाई बंगाल बिहार पर जीत लिया और अपने को हिस्सा बना लिया, और ठीक है, और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों आक्रमण की, और शुरुआत जो होता है बख्तियार खिलजी से ही होता है बिहार में। और 1198 इन्होंने उदंतपुरी को जीत लिया और इसे बिहार बनाया गया, जिसे वर्तमान में बिहार शरीफ के नाम से जाने जाते हैं।
और इस काल में मेरे प्यारे दोस्तों तुर्की ओदंतपुरी जो था भाई, ओदंतपुरी, इतना ही नहीं, ओदंतपुरी जो था मेरे भाई, ये क्या था, तुर्कियों का मेरे भाई, तुर्की तुर्की का तुर्की का क्या था भाई, तुर्की का केंद्र था। ठीक है, तुर्की का क्या था भाई, केंद्र था मेरे भाई, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि कोई किसी का भी मैनेजमेंट, यानी कि राज का जो ये जो राज थे और जो इनके सूबेदार थे, सूबेदार सूबेदार का जो मैनेजमेंट होता था वो क्या कहाँ से होता था भाई, तो उदंतपुरी से ही हुआ करता था। ठीक है, उदंतपुरी से ही हुआ करता था। उसके पश्चात अगर हम बात करें दोस्तों, ये बख्तियार खिलजी ने मेरे प्यारे भाई, बख्तियार खिलजी ने क्या किया भाई, बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है, इसने ही मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किया था। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, किया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किया था और साथ ही महाविहार को भी ध्वंस किया था। आखिरकार ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि मेरे भाई, ये जो है बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस क्यों करते हैं। ठीक है, तो बात उठती है भाई, जब बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गए थे, जब ये बीमार पड़ गए थे, इसे ठीक करने के लिए कोई वैद्य नहीं बचे थे। ठीक है, अपने राज्यों में देख लिया, फिर तुर्कियों में देख लिया, तो इसे कोई ठीक नहीं कर पाए, बीमार थे तब। ठीक है, तब इससे पता चला जब भारत में एक व्यक्ति ने कहा कि आप नालंदा विश्वविद्यालय जाओ, वहां पर कई वैद्य ऐसे ऐसे होते हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी वहां पर जाते हैं। अब बख्तियार खिलजी उस वैद्य के पास जाते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य के पास जाते हैं, और वह मेरे प्यारे दोस्तों, वह वैद्य जो होते हैं वह बख्तियार खिलजी को ठीक कर देते हैं। जब बख्तियार खिलजी ठीक हो जाते हैं तो महल पे आते हैं। अब पता है नहीं इसके दिमाग में क्या चर्चा चलने लगती है, क्या विचार चलने लगती है कि हमारे राज्य में, हमारे जहां पर जन्म स्थान है, वहां पर कोई भी ऐसा वैद्य नहीं है जो हमको ठीक कर पाए, लेकिन भारत के नालंदा के विश्वविद्यालय के जो वैद्य हमको ठीक कर पाए। और इसी के चीर में मेरे प्यारे दोस्तों, चिरापन होने लगा, इससे चीर होने लगा कि हमारे देश में भी ठीक करने के नहीं है कोई, तो भारत में भी ठीक करने वाला नहीं रहेगा। और जिन कारण से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस कर दिया। ठीक है, और इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर क्या था, तीन बड़े बड़े क्या थे, पुस्तकालय थे। और कहा जाता है कि कई महीने तक ये जो है, इनके पुस्तकें जो हैं जलते रहे। ठीक है, ठीक है, ये बातें थी। आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कर्मनाशा नदी। ठीक है, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी को पार करके मेरे प्यारे दोस्तों, ये मनेर को जीता था। ठीक है, था। ये देखेंगे दोस्तों, बिहार का क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, ये बिहार का क्षेत्र है, ये बिहार का क्षेत्र है, और ये बिहार का क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सा नदी है मेरे प्यारे दोस्तों, कर्मनाशा नदी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, कर्मनाशा नदी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कर्मनाशा नदी है। ठीक है, कर्मनाशा नदी है। तो बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी है, इसी को पार करके मनेर को जीता था मेरे भाई। क्या भाई, अब मनेर कहाँ पर है भाई, तो ये पटना में है। मनेर कहाँ पर है भाई, पटना में है। इसी क्षेत्र को जीता था। और कर्मनाशा की नदी की बात करो तो भाई, गांव के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं भाई, अगर आप कर्मनाशा नदी में नहाते हो, स्नान करते हो, तो आपका कर्म जो है सारा नाश हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। गांव की अपनी अपनी एक संस्कृति है,
ठीक है। और जिन कारण से कहते हैं कि कर्म नाशा में नदी में नहाओगे तो आपका कर्म नाश हो जाएंगे। लेकिन एक बार हम लोगों ने भी नहाया था, तो अब देखिए दोस्तों, अगर कर्म नाश हो जाता तो क्या यहाँ पर हम पढ़ाते रहते? नहीं ना, क्योंकि हमारा भाई अपनी अपनी कहानी की है, संस्कृति की कहानी है, जो कि बताया जा रहा है हम लोगों को। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप भी जाना, ठीक है, आप भी जाना इस नदी में नहाना, कर्मनाशा नदी में, ठीक है। और पर्यटन के ओर से आप बढ़ावा देना, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो 1204 में मेरे भाई, 1204 में इन्होंने 1204 में इन्होंने सेन वंश की राजधानी, सेन वंश की राजधानी नदियां, सेन वंश की राजधानी नदियां था मेरे प्यारे दोस्तों। नदियां की पार गाना सुने हो? नदियां, नदियां थी, और जिसको जीता था मेरे प्यारे दोस्तों 1204 में बख्तियार खिलजी ने सेन वंश की राजधानी जो नदियां थी उसको भी जीत लिया था। और इस समय शासक कौन थे भाई? तो इस समय शासक जो थे वो लक्ष्मण सेन थे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद इनका मृत्यु हो गया। अब कहता है भाई तुम बहुत कुछ कर लिए हो। एक तो भाई सेनापति, ठीक है, सेनापति से तुमने शासक बन गया, सेना फिर बंगाल को भी जीत लिया, ठीक है, उदंतपुरी बिहार को जीत लिया, उसको बिहार बना दिया गया, जिसे वर्तमान में बिहार शरीफ के नाम से जाने जाते हैं। और साथ ही मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है, और बिहार शरीफ को क्या बनाया गया? तुर्कियों का केंद्र माना गया। और साथ में मेरे प्यार दोस्तों इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस कर दिया, साथ ही महाबिहार को भी ध्वंस कर दिया, अकरमासा नदी पार करके मनेर को जीत लिया मेरे भाई, मनेर को जीत लिया। और फिर 1204 में सेन वंश की राजधानी नदिया को जीत लिया। और नदिया के इस समय के शासनकाल कौन थे? लक्ष्मण सेन, ठीक है। और उसके बाद कहता है भाई अब तुम्हारा टिकट कटेगा, यानी कि तुम ऊपर जाओगे। अब तो इनका मृत्यु हो जाता है, और इसका शव जो है इमादपुर में दफनाया जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका शव जो है, इनका शव इमादपुर में, ठीक है, इमादपुर में दफनाया जाता है, इमादपुर में दफनाया जाता है, ठीक है, दफनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखे, दफनाया जाता है, ठीक है। अब भाई सब है, तो हम बख्तियार खिलजी की ही बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो लगा देना बख्तियार खिलजी का सब जो है इमादपुर में दफनाया गया है। तो ये बातें थी बख्तियार खिलजी की। तो बख्तियार खिलजी के बारे में हमने क्या क्या बात की है, यहां तक अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम बात करेंगे दोस्तों आगे की ओर, ठीक है। चलिए बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, ठीक है, इल्तुतमिश की बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई? इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की बात करेंगे। इल्तुतमिश की बात करें दोस्तों, तो ये पहला शासक है दोस्तों, पहला शासक है इल्तुतमिश, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों पहला शासक है जिन्होंने बिहार को जीतकर, ठीक है, और बिहार को जीतकर दिल्ली में मिलाया है। और जिन कारण से मेरे भाई इल्तुतमिश जो थे बहुत ही खुश था भाई। क्या था भाई? बहुत ही खुश था। आप ही बताएं, अगर आप कोई चीज को पहली बार जीतते हो तो थोड़ी मजा आता है कि नहीं? बहुत मजा आता है कि भाई हमने पहली बार इनको जीता है। और उसी तरह से इल्तुतमिश ने भी मेरे भाई क्या बिहार को जीतकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। क्या भाई? दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया है, ठीक है। तो ये इन्होंने इन्होंने बिहार को जीतकर पहली बार, ठीक है, पहली बार दिल्ली का हिस्सा बनाया भाई, दिल्ली का हिस्सा क्या है? बनाया है मेरे भाई,
ठीक है, पहली बार दिल्ली का हिस्सा बनाया है। और इनका सूबेदार जो है और दिल्ली का हिस्सा बनाया है, बिहार को जीतकर दिल्ली का हिस्सा बनाया है और बिहार का सूबेदार, ठीक है, बिहार का सूबेदार, बिहार का सूबेदार, सूबेदार किसको बनाया भाई? तो बिहार का सूबेदार मलिक मलिक जौनी को बनाया। क्या भाई? मलिक जौनी को, बिहार का सूबेदार मलिक जौनी को बनाया है मेरे प्यारे दोस्तों, मलिक जौनी को नियुक्त किया था भाई। ठीक है, मलिक जॉनी को नियुक्त किया था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, गया का एक राजा थे वनराज। ठीक है, गया के कौन थे भाई? वनराज। और वनराज क्या कहते हैं भाई? वनराज प्रमाण के रूप में बात करते हैं कि बिहार जो था वह दिल्ली का ही हिस्सा था। अरे भाई मेरे भाई वनराज, तुम गया में रहकर यानी बिहार के हिस्सा में रहकर तुम कहते हो कि बिहार दिल्ली का हिस्सा है, तो क्या तुम इससे पहले कहाँ था भाई? इससे पहले कहाँ था? तो तुम भी तो थे बिहार का हिस्सा। ठीक है, कि बिहार में रह के भी दिल्ली का सपोर्ट करने लगा, यानी बख्तियार खिलजी का सपोर्ट करने लगा। भाई पहले अपने आप में बचो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो ये वनराज क्या कहते हैं। वनराज कहते हैं कि देखो भाई, वनराज कहते हैं कि हाँ, मैं भी कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि ये जो बिहार वाला जो क्षेत्र था वो किसका हिस्सा था? तो ये दिल्ली संतत का हिस्सा था मेरे भाई। ठीक है, कौन कहता है? गया के राजा, गया के शासक, गया के शासक जो हैं, गया के शासक, गया के शासक वनराज। ठीक है, वनराज, वन राज कहते हैं, वनराज कहते हैं, कहते हैं कि बिहार दिल्ली का हिस्सा था। था। बस आपको इतना ही जानना है। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में आपको बस इतना ही जानना है कि इल्तुतमिश के काल में बिहार की स्थिति क्या थी। तो भाई इल्तुतमिश ने, ठीक है, इन्होंने बिहार को जीतकर दिल्ली से पहली बार दिल्ली का हिस्सा बनाया गया और इसका सूबेदार जो है मलिक जॉनी को बनाया गया। उसके बाद गया के वनराज जो है कहते हैं कि बिहार दिल्ली का हिस्सा था। ठीक है, और तुम कहाँ के हिस्सा थे ये भी बताइए तो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दिल्ली ही सल्तनत का हिस्सा मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी तो मेरे प्यारे दोस्तों, पता नहीं इसको दरभंगा में क्या अच्छी बात लग गई थी, दरभंगा में क्या अच्छी बात लग गई थी, तो ये दरभंगा को ही जीतने का प्रयास कर रहे थे भाई, ये दरभंगा को ही जीतने का प्रयास कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब भाई बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये जैसे ही आया ना भाई, तो ये दरभंगा को जीतने का प्रयास कर रहा था। अब क्या चीज के लिए प्रयास कर रहा, तो ये भी जान लो दोस्तों। जब अलाउद्दीन जो शासक बना, इन्होंने घूमना प्रारंभ किया। ठीक है, इन्हें घूमा चारों तरफ। इस दरभंगा के क्षेत्र में भाई एक लड़की बहुत इनको अच्छी लग गई, और अच्छी लग गई, ठीक है, अच्छी लग गई, तो पता नहीं इस लड़की को दरभंगा की तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों इनको बहुत परेशान किया जा रहा था। ठीक है, अब परेशान किया जा रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है, रुको, हम दरभंगा को ही जीतेंगे सबसे पहले। ठीक है, दरभंगा को हम जीतेंगे। ठीक है, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी जो कि मेरे प्यारे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी ने दरभंगा को जीतने के लिए
इसमें मोहम्मद सेना प्रमुख, और अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा को जीतने के लिए सेना प्रमुख, मेरे प्यारे दोस्तों, सेना प्रमुख मोहम्मद इस्माइल को भेजा था, ठीक है, भेजा था। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दरभंगा को जीतने के लिए मोहम्मद इस्माइल को भेजा था। मोहम्मद इस्माइल, अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद इस्माइल को बुलाते हैं, और ये मोहम्मद इस्माइल करते करते आते हैं, ठीक है। और ये पूछते हैं कि जी हुजूर, क्या आपका क्या काम किया जाए? तो कहते तुम एक काम करो, दरभंगा का जीत कर लेके आओ, ठीक है। दरभंगा का जाओ अपने सेनाओं के साथ और उसे जीतो, ठीक है। कहता जी हजूर। मोहम्मद इस्माइल, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों हंसते हंसते गए, मतलब या इस्माइल करते करते गए, ठीक है। और दरभंगा के राजा थे सक्र सिंह। कौन थे भाई? सक्र सिंह। कौन थे दरभंगा के राजा? सक्र सिंह। ये भी अपने आप में बहुत। चलो भाई, तो हम बात कर रहे थे, तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो है मोहम्मद इस्माइल को बुलाते हैं भाई। मोहम्मद इस्माइल को बुलाते हैं कि मोहम्मद इस्माइल इधर आओ, इधर आओ, ठीक है। मोहम्मद इस्माइल करते करते आते हैं किसके पास? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहते एक काम करो, तुम दरभंगा कर जीत कर लेके आओ, ठीक है। दरभंगा पर आक्रमण करो, अपने सेनाओं के साथ उसे जीत के लाओ, ठीक है। अब मोहम्मद इस्माइल यहाँ से हंसते हंसते जाते हैं, स्माइल करते करते जाते हैं, ठीक है। और ये दरभंगा पर आक्रमण करते हैं। और इनको कहाँ पता था, इनको कहाँ पता था कि भाई दरभंगा के जो राजा हैं सक्र सिंह, वो अपने आप में बहादुर हैं, ठीक है। जब ये अपने आप में बहादुर हैं, ठीक है, सक्र सिंह ने, मेरे प्यारे दोस्तों, इनसे युद्ध हुआ, ठीक है। अब आमना सामना हुआ। क्या कर देता है भाई ये मोहम्मद इस्माइल, जो इस्माइल करते करते आ जाता है, उसको रुला देता है, और ये रोते रोते किसके पास पहुंच जाता है? जलाउद्दीन खिलजी। कहता है, अब जलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है, तो कहता है भाई तुम तो हंसते हंसते गए थे, बहुत खुश नसीब से आए थे, गए थे, और आ रहे हो रोते रोते। एक काम करो, आप तुमको नहीं भेजेंगे। तो मोहम्मद इस्माइल कहते हैं, प्रभु जी क्षमा कीजिए, इस बार हम दूसरे प्रयास करेंगे, इस बार जैसे भी होगा सक्र सिंह को हम क्या करेंगे? पराजित करेंगे, ठीक है। सक्र सिंह को क्या करेंगे? पराजित करेंगे। तब क्या कहते हैं मोहम्मद इस्माइल, इस बार तो पहली बार में तो ये इस्माइल करते करते गए थे, और इस बार इस्माइल करते करते नहीं गए थे। ये बोला कि अब इस बार जीत कराएंगे तब इस्माइल करेंगे, ठीक है। तब ये मोहम्मद इस्माइल दरभंगा पर आक्रमण किया, और दूसरे प्रयास में इन्होंने सक्र सिंह को क्या कर देता है भाई? पराजित कर देता है। और ये इसे सक्र सिंह को गिरफ्तार कर लेता है कि तुम बहुत तेज बन रहे थे। क्या बन रहे थे भाई? तेज बन रहे थे। लो, आप तुमको पराजित कर दिए, आप तो कहीं भी नहीं भागेगा, गिरफ्तार करेंगे तुमको। गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या इस्माइल और मेरे प्यारे दोस्तों सक्र सिंह के बीच में क्या होता है? समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई? समझौता होता है। तो आइए हम लिख लेते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं भाई? लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसने तो अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा को जीतने के लिए सेना प्रमुख मोहम्मद इस्माइल को भेजा, परंतु मेरे प्यारे दोस्तों, परंतु 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 दरभंगा के राजा दरभंगा के राजा कौन थे भाई? राजा सक्र सिंह थे, ठीक है। और सक्र सिंह जो थे अपने आप में बहादुर थे, और जिन कारण से सक्र सिंह थे, ठीक है। और ये सक्र सिंह थे, और जिन कारण से मेरे प्यार दोस्तों, जिस कारण से सक्र सिंह जो होते हैं, सक्र सिंह किसको पराजित कर देते हैं? सक्र सिंह के द्वारा इस्माइल को पराजित कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। इनका क्या था भाई? इस्माइल का फर्स्ट प्रयास था। लेकिन जब ये आया मोहम्मद इस्माइल रोते रोते आया, ठीक है। इस्माइल रोते रोते आया,
कहता है सरकार मैं क्या हो गया, सग्र सिंह से पराजित हो गया। ठीक है, जब फिर दूसरा प्रयास करता है, दूसरे प्रयास में, ठीक है, इसने दूसरे प्रयास में मेरे भाई, दूसरे प्रयास में इन्होंने सग्र सिंह को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। दूसरे प्रयास में इन्होंने सग्र सिंह को क्या कर देता है भाई, पराजित कर देता है। सग्र सिंह को कर देता है, कर गिरफ्तार कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, कर लेता है। ठीक है, और इनके बीच में और इसके मोहम्मद इस्माइल और कर लेता है। तो कहता है एक काम करो ना प्रभु जी, हमको क्या कर दो, गिरफ्तार से छोड़ दो और आपस में क्या कर लो, समझौता कर लो। तो ये मोहम्मद इस्माइल और सक्र सिंह के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। ठीक है, समझौता होता है। उसके बाद ये क्या होते भाई, छोड़ छाड़ देते, समझौता होता है। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, सग्र सिंह के उसके बाद एक आता है भाई तुगरील खां, तुगरील खां। ठीक है, और तुगरील खां जो है मेरे भाई, तुगरील खां, इसको नोट करते जाओ भाई। ठीक है, नोट करते जाओ, तुगरील खां। ठीक है, तुगरील खां की बात करते हैं। ठीक है, या ये बलवन के समय में आते हैं। तुगरील खां जो है बलवन के समय में आते हैं मेरे भाई। और तुगरील खां बहुत ही खचरा था, बहुत ही खचरा था भाई। बलवन को भी 4 बार कहते हैं ना, उसको परेशान किया था, 4 बार विद्रोह कर दिया था। तो बलवन कहा रुको बेटा, रुको बेटा, तुमको अभी बताते हैं। तो चौथे प्रयास में बलवन ने है मेरे प्यारे दोस्तों, तुगरील खां के विद्रोह को दबाया था। ठीक है, याद कर लेते हैं, चलिए नोट कर लेते हैं भाई, याद नहीं नोट कर लेते हैं। तुगरील खां या बलवन, ठीक है, तुगरील खां या बलवन बात कर रहे हैं। तुगरील, तुगरील या बलवन, तुगरील और बलवन, बलवन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तुगरील जो था बहुत खचरा था मेरे भाई, तुगरील जो था बहुत खचरा था। और तुगरील जो था, तुगरील, ठीक है, तुगरील ने मेरे प्यारे दोस्तों, तुगरील, तुगरील ने, तुगरील ने बलवन को, बलवन को काफी अधिक परेशान किया था। ठीक है, अधिक परेशान किया था। ठीक है, परेशान किया था, किया था। ठीक है, और जिसमें मेरे प्यार दोस्तों बलवन ने तुगरील खां को, तुगरील खां को चौथे प्रयास में, ठीक है, चौथे प्रयास में, प्रयास में इन्होंने, चौथे प्रयास में बलवन ने तुगरील खां को चौथे प्रयास में इसके विद्रोह को दबाया था, इसके विद्रोह को दबाया था। ठीक है, इसको विद्रोह को दबाया था। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, बस तुगरील खान और बलवन खान में बस हम इतना ही बात करेंगे कि तुगरील जो था बहुत ही खचरा था और ये बाकी विद्रोह कर रहा था। बलवन एक तरफ आपको बता दो, ये देखो भाई, ये बिरनी का खोता है। ठीक है, और ये जो है क्या है भाई, तुगरील खान, ये बार बार गिट्टी मारता था इस पे। ठीक है, 3 बार तो ये बच्चा बच गया। ठीक है, और लास्ट में कहता है बलवन इस बार तुमको हम छोड़ेंगे, यानी कि मधुमक्खी जो कहता है इनको, तुगरील खां को, बच्चा तुम भाग, कहीं पर भी भाग, इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। तो बलवन जो है चौथे प्रयास में इन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों तुगरील खां के प्रयास को, क्या, तुगरील खां के विद्रोह को दबाया गया था। क्या किया गया था भाई, दबाया गया था।
उसके बाद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, गयासुद्दीन की बात करते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन की बात करते हैं। और गयासुद्दीन जो था मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये बंगाल का अभियान कर रहा था, ठीक है, बंगाल का अभियान कर रहा था, तो ये कर्नाट वंश को जीता था मेरे प्यारे दोस्तों। और कर्नाट के राजा कौन थे इस समय मेरे प्यारे दोस्तों? कर्नाट के राजा तो थे हरि सिंह देव थे। ठीक है, और ये हरि सिंह को देव को हरा करके मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाते हैं। और इस समय दरभंगा को तुगलकपुर रखा गया था। ठीक है, गयासुद्दीन हारने के बाद भाग जाता है। तो देखिए दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की हम बात करते हैं, तो आपको बताया कि जब ये बंगाल अभियान कर रहा था, ठीक है, जब ये बंगाल अभियान कर रहा था मेरे भाई, तब ये जीता था, बिहार को जीता था। ठीक है, बिहार को जीता था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, जब ये गयासुद्दीन तुगलक, जब ये इन्होंने, जब ये बंगाल अभियान कर रहे थे, ठीक है, बंगाल अभियान कर रहे थे मेरे प्यार दोस्तों, उसी समय इन्होंने मेरे भाई, उसी समय इन्होंने कर्नाट वंश पर आक्रमण किया था। कर्नाट वंश को जीत लिया था मेरे भाई। ठीक है, और कर्नाट वंश का इस समय राजा कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो कर्नाट वंश का इस समय शासक जो था भाई, कर्नाट वंश का जो शासक था कौन था? शासक की बात करें, शासक की बात करें तो कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? कौन थे आप याद करेंगे भाई? अभी आपको बताया था, जल्दी बताओ। शासक कौन थे कर्नाट वंश के? हरि सिंह थे मेरे भाई। कौन थे? हरि सिंह थे। ठीक है, और हरि सिंह इनके बीच में युद्ध होता है, और जिसमें ये हार जाते हैं। कर्नाट वंश के शासक 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 कौन थे? कर्नाट वंश के शासक जो थे, शासक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? शासन के शासक हरि सिंह। अरे भाई साहब, हरि सिंह, हरि सिंह को हरा करके करना, हरा करके जीता था। ठीक है, कौन भाई जीता था? कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को हरा करके जीत लिया था। ठीक है, जीत लिया था। और ठीक है, और इस समय क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जब हरि सिंह हार गए, हरि सिंह हरि सिंह पराजित हो गए, तो हरि सिंह कहाँ भाग गए भाई? हरि सिंह क्या हो गए? भाग गए। क्या हो गए भाई? भाग गए। ठीक है, ये बातें हैं गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। और इसी समय मेरे प्यार दोस्तों, इसी समय की बात किया जाए, इसी समय दरभंगा को तुगलकपुर रखा गया था। ठीक है, तुगलकपुर रखा गया था मेरे प्यार। इसी समय दरभंगा का तुगलकपुर रखा गया था। या तो हम कहें कि गया से तुगलक के पास, ठीक है, तुगलकपुर रखा गया था। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही मेरे प्यार दोस्तों दरभंगा को तुगलकपुर रखा गया था। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और तुगलक वंश के शासनकाल में मेरे प्यारे दोस्तों, तुगलक वंश के शासनकाल में बिहार की जो राजधानी है वो कहाँ रहती है? तो भाई बिहार शरीफ रहती है। और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं मेरे भाई, एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या होते हैं? बार बार पूछे जाते हैं।
एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि तुगलकपुर की राजधानी जो है, यानी कि बिहार, तो तुगलक के काल में बिहार की राजधानी कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो तुगलक। और इस समय मेरे पे तुगलक वंश इस समय बिहार की राजधानी, ठीक है, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन से भाई? बिहार शरीफ है। ठीक है, बिहार शरीफ है। तो तुगलक काल में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बिहार की राजधानी जो है मेरे प्यारे दोस्तों वह कहां पर है, बिहार की राजधानी कहां पर है, इनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से इनको, राजधानी जो है बिहार शरीफ था। ठीक है, बिहार शरीफ था। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात किया अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए दोस्तों, हमने बात किया कि देखिए, हमने बात किया कि देखिए, भारत के समय के काल को 3 भागों में बांटा गया था, जो कि पहले आक्रमण प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, और कासिम का आक्रमण हुआ था, गजनवी का आक्रमण हुआ था, गौरी का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और गौरी का जो हुआ था, इनके बेटे नहीं थे, और बेटे के ना होने के कारण मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली की क्षेत्रों को, इनके जो पास क्षेत्र था उनको 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था मेरे भाई। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और ये बांट दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है, ये बात की अलाउद्दीन खिलजी की बात की। उसके बाद हमने बात की दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे प्यार दोस्तों, उसके बाद हमने बात की गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, क्षेत्रीय वंश की, कुछ क्षेत्रीय वंश की बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, कुछ क्षेत्रीय वंश की बात किया जाए, एक तो मेरे प्यार दोस्तों तुगलक वंश से एक अलग होकर, एक स्वतंत्र राज्य अलग होकर किसका भाई? नुहानी वंश का स्थापना होता है। क्या होता है भाई? नुहानी वंश का स्थापना होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तुगलक वंश से स्वतंत्र होकर मेरे प्यारे दोस्तों एक एक वंश बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नुहानी वंश। ठीक है, नुहानी नुहानी वंश बनता है। ठीक है, नुहानी वंश। ठीक है, नुहानी वंश बनता है। ठीक है, जिसका शासक कौन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? शासक की बात करें तो शासक कौन होते हैं? तो शासक होते हैं, कौन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप बताएंगे दोस्तों, नुहानी वंश के कौन होते हैं? तो आप बताएंगे, जल्दी से बताओ भाई। बाहर खान लोहानी। क्या भाई? बाहर खान लोहानी। ठीक है, बाहर खान लोहानी। और एक क्षेत्रीय भी हम बात करेंगे जिसके शासक होते हैं बाहर खां लोहानी। बाहर खां लोहानी। ठीक है, और इसी में हम बात करेंगे दोस्तों बाहर के, और इसका क्षेत्र जो था मेरे प्यार दोस्तों जौनपुर के क्षेत्र में। ठीक है, जौनपुर के क्षेत्र में मेरे प्यार दोस्तों, कहां पर भाई? जौनपुर के क्षेत्र में। बिहार का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, बिहार का ये जो क्षेत्र है, ये जौनपुर का जो क्षेत्र है, इसी में इनका भाई क्या हुआ था। उसके बाद देखिए, उसी में आता है मेरे प्यारे दोस्तों सूरी। शेरशाह सूरी जो है भाई, शेरशाह सूरी जो है, इनके बाद बनता है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों सूरी वंश का स्थापना करता है। ठीक है, सूरी वंश का स्थापना करता है, सूरी वंश का स्थापना करता है, इनकी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। हम बात कर लेते हैं आगे, ये भी बात कर लेते हैं आगे कि भाई कुछ क्षेत्रीय राजवंश भी उपजे हैं। क्षेत्रीय राजवंश का भी उदय हुआ इसी समय मध्यकाल के दौरान। तो कौन कौन हुए मेरे प्यार दोस्तों? तो चेर वंश के भी याद सुने होंगे, चेर वंश। ठीक है, चेर वंश की बात किया जाए मेरे भाई, चेर वंश। ठीक है, चेर वंश की बात किया जाए तो देखेंगे मेरे भाई, चेर वंश कौन कौन से भाई? शाहाबाद का क्षेत्र, शाहाबाद का क्षेत्र, यानी कि
क्षेत्र जो शाहाबाद का क्षेत्र था। यानी कि कौन कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? शाहाबाद, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर की बात किया जाए, सारण की बात किया जाए और सीवान की बात किया जाए, तो इन क्षेत्रों में जो मेरे प्यारे दोस्तों चेर वंश के थी, और ये लगभग मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 300 वर्ष तक शासन किया, 300 वर्ष तक शासन किया, 300 वर्ष तक शासन किया मेरे भाई। 300 वर्ष तक शासन किया, कितने भाई? 300 वर्ष तक शासन किया, ठीक है, ये वाले क्षेत्र है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात किया जाए, एक और वंश है जिसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वही है नुहानी वंश, जो कि मैं आपको बता दिया हूं। और एक मध्यकाल में दौरान बात किया जाए तो हम यहाँ के सिख संप्रदाय की ही बातें बता देता हूँ, सिख संप्रदाय की, ठीक है, सिख सिख संप्रदाय की, ठीक है। और सिख के 10वें गुरु जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, 10वें गुरु, 10वें गुरु, गुरु कौन थे? गुरु गोविंद साहब, गोविंद साहब का जन्म कहां पर हुआ था? पटना में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, जन्म पटना में हुआ था, ठीक है, पटना में हुआ था। और जिनके पिता पिता के नाम क्या थे भाई? तेंग बहादुर, ठीक है, तेंग बहादुर थे, ठीक है। इनका 10वें गुरु है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों ये 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे। कौन थे भाई? 9वें गुरु थे, ये भी आप याद रखेंगे, कौन थे भाई? 9वें गुरु, ठीक है, 9वें गुरु थे। और इसका जन्म 1666 में हुआ था, पटना में हुआ था, ये मैं आपको बताऊं, 10 दिसंबर 1666 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 10 दिसंबर, ये भी बता ही देता हूं क्योंकि आप लोग 1666 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आप देखो दोस्तों, यहां से हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, शेरशाह सूरी की बात कर लेते हैं। किसके बारे में भाई? शेरशाह शेरशाह सूरी की बात कर लेते हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी की बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए, ठीक है, और शेरशाह सूरी की भाई बात कर ले, ठीक है, शेरशाह सूरी की बात कर ले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, इनका मृत्यु कहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या क्या बातें हुई है, इनकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, देखिए दोस्तों, इसका जन्म जो हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, जन्म जन्म कब हुआ है? जन्म जो हुआ है कहां पर हुआ है? तो ये 1472 में हुआ है। कितना, कहां पर हुआ है भाई? 1472 में हुआ है, सासाराम में हुआ है। कहां पर भाई? सासाराम में हुआ है, ठीक है, सासाराम में हुआ है, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ है? तो सासाराम में हुआ है। कहां पर मेरे भाई? सासाराम में हुआ है जन्म। इनका बचपन का जो नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, होशियारपुर में हुआ है, सासाराम के होशियारपुर में हुआ है, ठीक है, ठीक है, जन्म हुआ। इनका बचपन का जो नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, बचपन का जो नाम था फरीद था। बचपन का नाम क्या था भाई? बचपन का नाम फरीद था, ठीक है, फरीद। इनके पिता का नाम क्या था मेरे भाई? तो पिता के नाम हसन खां थे, पिता के नाम हसन खां थे। और इनकी कहानी जो है बड़ी अजीब सी है, हसन खां थी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, हसन खां थी। अब देखिए दोस्तों,
इसे देखिए दोस्तों, नुहानी वंश के जो थे, नुहानी वंश के शासक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ जल्द से जल्द। नुहानी वंश के जो शासक थे बहार खान लोहानी, ठीक है। नुहानी वंश के, नुहानी, ठीक है, नुहानी, नुहानी वंश के शासक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, शासक, शासक कौन थे? नुहानी वंश के शासक जो थे कि बहार खान लोहानी, बहार, बहार खान लोहानी, ठीक है। लोहानी ने, लोहानी के ये सेना प्रमुख थे, लोहानी के सेना प्रमुख थे मेरे प्यारे दोस्तों। सेना प्रमुख थे और इन्होंने, बहार खान लोहानी ने मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने शेरशाह सूरी को जलाल खां का अंगरक्षक बनाया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें शेरशाह सूरी की बात करें तो इनका जन्म जो होता है होशियारपुर में होता है। बचपन का नाम फरीद था और पिता का नाम हसन खां था, ठीक है। और ये कहाँ के भाई सेना प्रमुख सेनापति थे, ये नुहानी वंश के सेना प्रमुख थे, यानी फरीद कहाँ के सेना प्रमुख थे, ठीक है। और फरीद खां, फरीद खां फरीद खां जो कि शेरशाह सूरी को जलाल खां का, ठीक है, जलाल खां को, जलाल खां का अंगरक्षक बनाया गया था। किसके बनाया था भाई? जलाल खां का अंगरक्षक बनाया था। ऐसा हुआ था भाई, तो नुहानी, बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को बुलाया और बुलाया, बोला कि भाई तुम जो है किसका अंगरक्षक बन जाओ, जलाल खां का अंगरक्षक बन जाओ, ठीक है। और ये शेरशाह सूरी जो है जलाल खां का अंगरक्षक बन जाता है, ठीक है। एक समय की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, शेरशाह सूरी जो हैं वह कहाँ जा रहे थे? वह जा रहे थे जंगलों में, ठीक है। जंगलों में क्या हो जाता है? शेर का आक्रमण हो जाता है, ठीक है। और इस दिनों में युद्ध हो जाता है। शेर कहता है भाई हम जीतेंगे, तो ये शेरशाह सूरी कहता है हम जीतेंगे। क्या होता है भाई? शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। शेरशाह सूरी जो है शेर को हत्या कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं युद्ध में, ठीक है। अरे जानवर जंगल में आक्रमण नहीं हो जाता है शेर सब का, वही आक्रमण हो गया था शेरशाह सूरी पर, ठीक है। और शेरशाह सूरी को, शेरशाह सूरी ने शेर को मार दिया गया था, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने शेर को मार दिया था मेरे भाई। तो क्या हुआ था, जब ये महल में आए या राजमहल में आए तो बहार खान लोहानी बुलाया इसको, इधर आओ बच्चा, आ जाओ इधर, तुम बहुत बहादुर हो यार, कब से बहादुर बन गए हो, शेर को भी मार देते हो भाई, शेर को भी मार देते हो। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम कर देते हैं, तुमको हम एक उपाधि देते हैं, शेर खां का उपाधि देते हैं मेरे भाई। क्या कहते देते हैं? शेर खां का उपाधि देते हैं। तो भाई बहार खान लोहानी ने, बहार खां लोहानी ने भाई, लोहानी ने शेरशाह सूरी को क्या दिया था? फरीद था लोहानी, लोहानी ने शेर, बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि दिया था, शेर दिया था, ठीक है, ठीक है। कुछ वर्ष के पश्चात मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ वर्ष के पश्चात क्या होता है, बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये बहार खान लोहानी तो मृत्यु हो जाते हैं, लेकिन 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 बहार खान लोहानी तो ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बीवी को छोड़ जाते हैं नीचे, जिसका नाम था दूदू बेगम, ठीक है। अब इस शासन को चलाने के लिए चाहिए क्या भाई? एक अच्छा सा शासक, ठीक है। और शासक की बात करते तो शेरशाह सूरी था उस समय, ठीक है। शेरशाह सूरी ने भाई दूदू बेगम के साथ विवाह किया और ये हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठ गया 540 में, ठीक है, 540 में बैठ गया। इनकी कहानी बताता हूं। शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी की बात किया जाए तो शेरशाह सूरी अंदर ही अंदर दूदू बेगम को बहुत ही पसंद करते थे,
ठीक है। और दुदू बेगम भी इसे बहुत ही पसंद करते थे, क्योंकि जब ये शेर को मारकर जब दरबार में आया था और राजा जब इनको उपाधि दिया था, तो रानी के मन में भी लालचा इसके प्रति आ रहा था भाई, ठीक है, आ रहा था। और जिन कारण से अब जब ये बाहर खान लोहानी तो रहे नहीं, अब बाहर खान लोहानी नहीं रहे, तो सिरसा सूरी कहता है दुदू बेगम क्या मुझसे शादी करोगी? कहता है आप कॉस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप तो ऊपर चले गए प्रभु जी, अब तुम नीचे हो तो नीचे तो करेंगे ही ना। तो शेरशाह सूरी क्या करता है भाई, दुदू बेगम से शादी करता है, ठीक है। और उसके बाद ये हिंदुस्तान के, ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों हिंदुस्तान की गद्दी पर नहीं, अभी जो है बात करते हैं तो ये नुहानी वंश के बात का बढ़ता है, और उसके बाद सूर्य वंश का स्थापना करता है, ठीक है, ठीक है। और ये मेरे पे बाहर खान लोहानी जब उपाधि दिया और शेरशाह कुछ मर जाते हैं इसको, और दुदू बेगम से शादी करके कुछ समय पश्चात मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ समय पश्चात बाहर खां की मृत्यु हो जाती, क्या हो जाती भाई, मृत्यु हो जाती है, हो जाती है। तत्पश्चात ये मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, और इनकी इनकी विधवा पत्नी दूदू बेगम, ठीक है, दूदू बेगम, ठीक है, इनकी विधवा पत्नी दूदू बेगम से शेरशाह सूरी से सूरी विवाह करते हैं, विवाह करते हैं और गद्दी पर गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है, गद्दी पर बैठ जाते हैं। किससे शादी करके मेरे प्यारे दोस्तों, ये दूदू बेगम से शादी करके ये गद्दी पर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये खूब मौज मस्ती करता है, बहुत खुश हो जाता है, वाह मैं तो दूदू बेगम से शादी कर लिया, जो हमारी मनसा थी वो हमने पूरा कर लिया, ठीक है। उसके पश्चात आप कर लेते हैं, बहुत मौज मस्ती कर लिया, तो कहता है कि थोड़े बहुत आप विस्तार का काम किया जाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1534 में, क्या भाई 1534 में इन्होंने किस पर आक्रमण करता है, ये बंगाल को सेना को 1534 में इन्होंने बंगाल के सेना बंगाल को सेना को पराजित करता है, ठीक है, सेना को पराजित करता है, ठीक है, बंगाल के सेना को पराजित करता है। उसके पास 1539 में इन्होंने चौसा के युद्ध में, ठीक है, चौसा के युद्ध में, चौसा कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बक्सर में है, ठीक है, बक्सर में चौसा, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों बक्सर में है। और चौसा के युद्ध में इन्होंने किसको, इन्होंने इन्होंने चौसा के युद्ध में किसको हराता है, तो भाई हुमायूं को हराता है, किसको, हुमायूं को हराता है, ठीक है, ठीक है, हराता है। आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस समय 1539 में हुमायूं हारता है, तो इस समय ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर पलटवार होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1540 में होता है कनौज बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कनौज बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध होता है। और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें हुमायूं जो है भाई, हुमायूं 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 भाग जाता है, ठीक है, भाग जाता है, कहाँ भाई, भाग जाता है,
कहां पर, पंजाब अमरकंटक में, ठीक है। उसके बाद भाग जाता है। मैं इनकी कहानी की बात करूं, देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, 1534 में इन्होंने बंगाल के सेना को पराजित करता है, और बंगाल को सेना को पराजित करने के बाद, ठीक है, उसके बाद 1534 में इन्होंने एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, और जो कि बक्सर में है, और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों हुमायूं के साथ युद्ध होता है, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें, जब बाबर आया था, तो ये बाबर के ही ओर से सेनापति बाबर के ओर से ये लड़े हुए थे, शेरशाह सूरी, ठीक है। और ये ऐसी माहौल खोज रहे थे, ऐसी घटना खोज रहे थे, ठीक है, कि जिस समय मैं वार करूं और इस मुगल वंश को समाप्त कर दूं, ठीक है। कमजोरी को ढूंढ रहे थे, और शेरशाह सूरी मेरे प्यार दोस्तों उस कमजोरी को ढूंढ लिया। जब तक वो मुगल वंश में था, मुगल शासक से के साथ था, तो वो कमजोरी ढूंढ रहा था मुगल वंश का, कि मैं कब इन पर आक्रमण करूं और हम भारत की गद्दी पर बैठ जाए, यानी कि हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ जाए। तो वह समय आया 1539 का, और 1539 में युद्ध किया हुमायूं के साथ, तो हुमायूं इसमें पराजित हो जाते हैं, ठीक है। किसी तरह से हुमायूं बच जाता है सेना के साथ। उसके बाद आता है 1540 में मेरे प्यारे दोस्तों, और 1540 में आने के बाद कनौज बिलग्राम का युद्ध होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसमें हुमायूं को छक्के छुड़ा देता है भाई, बहुत मतलब मार मार के इसको भुजिया बनाने वाला होता है। हुमायूं जैसे तैसे यहां से निकल जाता है भाई, और निकल के पंजाब में भाग जाता है, ठीक है। पंजाब में जब भाग जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 1540 में इन्होंने 1540 में हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठता है मेरे प्यारे दोस्तों। तब ये 1540 में 1540 में इन्होंने हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठता है। इन्होंने हिंदुस्तान, देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठता है, हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठता है, ठीक है। हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठता है, ठीक है। ये बातें आपको समझनी होगी। अब ये क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के गद्दी पर क्या हुआ, बैठा, ठीक है। अब कहा मेरे प्यारे दोस्तों इसकी बात करें, तो ये कहा सेना प्रमुख थे, ठीक है। और सेना प्रमुख से ये नुहानी वंश के शासक बने, फिर ये हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठे, ठीक है। और ये बैठ गए हिंदुस्तान के गद्दी पर, इन्होंने क्या हो गया भाई, बैठा। अब ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान को गद्दी पर तो बैठे गए हैं, और हमारे समकालीन में कोई शासक जो नहीं है हमसे युद्ध करने वाला है, ठीक है, युद्ध करने वाला नहीं है। तो आप क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा बहुत ये विस्तार का कार्य करने लगता है। तो ये क्या करता है भाई, विस्तार का कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है, विस्तार का कार्य करने लगता है। तो ये अपने ही नाम से एक मकबरा बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेरशाह का मकबरा, ठीक है। अपने ही नाम से, या शेरशाह, इन्होंने शेरशाह शेरशाह का मकबरा बनाना प्रारंभ करता है। क्या करता है भाई, प्रारंभ करता है, ठीक है, प्रारंभ करता है। और इन्होंने शेरशाह का मकबरा प्रारंभ करता है, किंतु किंतु मेरे प्यार दोस्तों, किंतु मध्य समय में ही जब निर्माण कर रहा था, मध्य समय में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण ये मकबरा अधूरा रह जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अगले उत्तराधिकारी कौन भाई, अगले उत्तराधिकारी मोहम्मद इस्लाम मकबरा को पूरा करता है, ठीक है, पूरा करता है। ये भी बात याद रखेंगे। जब ये मकबरा बना रहा था मेरे भाई, तब इनकी मृत्यु हो गई बीच में ही। जब मृत्यु हो गई तो अधूरा रह गया।
उसके बाद अगला शासक जो बना है तो उसका क्या बनता है, पूरा करता है। अगले बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन्होंने शेरशाह सूरी ने इन्होंने सड़क का निर्माण किया। ठीक है, सड़क का निर्माण किया, सड़क का निर्माण कार्य करवाया। वैसे तो इन्हें 4 सड़कें बनाई, निर्माण कार्य प्रारंभ किए। ठीक है, कार्य कार्य प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। इन्होंने सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और जिस कारण से मेरे प्यारे दोस्तों, जिस कारण से इसे सड़क आजम के नाम से भी जाने जाते हैं, सड़क आजम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आजम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी होगी, सड़क आजम के नाम से जाने जाते हैं। अगली बात करें दोस्तों, अगर बात करें सड़क की, तो सड़क की बात करें तो इन्होंने 4 सड़क बनाया है। लेकिन हम बिहार की बात करेंगे तो इन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों बंगाल से पेशावर पेशावर तक बनाया। ठीक है, पेशावर तक बनाया। ठीक है, और एक कोस पर मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक कोस पर क्या किया गया था, हर एक कोस पर सराय भी बनाया था, सराय भी बना बनाया था। ठीक है, हर एक कोस पर सराय भी बनाया था मेरे भाई, क्या बनाया था। और इस सराय में मेरे प्यारे दोस्तों, इस सराय में ठीक है, इस सराय में क्या थे भाई, 2 जो थे अनुवादक थे, एक हिंदी अनुवादक। ठीक है, हिंदी अनुवादक और एक जो मेरे प्यारे दोस्तों फारसी फारसी अनुवादक। ठीक है, और इसके माध्यम से, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों ये रोड है, ये सड़क है। ठीक है, तो एक कोस पर 1 2 कोस 3 4 5, ये कोस पर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इस कोस पर एक सराय का निर्माण किया जाता था। और इस सराय में मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक में एक हिंदू और एक क्या हुआ करते थे, फारसी अनुवादक हुआ करते थे। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पत्र का प्रचलन था, क्या था, प्रचलन। ठीक है, और अश्व के द्वारा ठीक है, अश्व के द्वारा, यानी कि अगर कोई पत्र यहाँ पर है तो घोड़ा के द्वारा यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, जो जिस जगह होगा वहां पर इनको क्या किया जाएगा भाई, पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जो जिस जगह होगा उनको पहुंचाया जाएगा। तो ठीक है, तो ये बातें हैं। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, रुपया का भी प्रचलन किया गया था, शेरशाह सूरी ने ही रुपया का प्रचलन किया था, रुपया का प्रचलन करवाया था। ठीक है, रुपया का प्रचलन करवाया था। और मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, सुंदरगढ़ का जो महल है इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था। वैसे तो मैं हमें यही बता देना चाहिए था, सुंदरगढ़ का महल मेरे प्यारे दोस्तों, सुंदरगढ़ का महल निर्माण करवाया था भाई, करवाया था। उसके बाद इन्होंने ही मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने ही पाटलिपुत्र को मेरे प्यारे दोस्तों पटना नाम रखा गया था, ये भी इन्होंने ही पाटलिपुत्र को, ठीक है, पाटलिपुत्र को पटना नाम रखा गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अगले उत्तराधिकारी क्या हैं, अगले उत्तराधिकारी कौन थे भाई, अगले उत्तराधिकारी कौन थे, तो वे थे इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम। ठीक है, और इसको मेरे प्यारे दोस्तों 1555 में हुमायूं का आगमन होता है। ठीक है, हुमायूं का क्या होता है, हुमायूं आकर करता है मच्छीवाड़ा के युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, और जिसमें हुमायूं जो है शेरशाह सूरी को हटा देता है, शेरशाह सूरी के शासकों को हटा देता है। उसके बाद हुमायूं जो है बैठता है, हुमायूं बैठते हैं। ठीक है, हुमायूं अपने गद्दी पर बैठते हैं, हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठते हैं। ठीक
ठीक है। मुगल वंश के शासनकाल में हम बात कर ले, मुगल वंश के बात कर लेता हूँ, मध्यकालीन के बारे में हम समझ लेते हैं। मुगल वंश की बात कर ले, ठीक है। मुगल वंश के शासनकाल में बिहार की बात कर ले, ठीक है। देखिए दोस्तों, अकबर के शासनकाल में, अकबर जो है अकबर, ठीक है, अकबर के शासनकाल में 1576 में 1574 में 74 में बिहार के पटना को जीता था, ठीक है। बिहार के वही पटना को जीता था, पटना को जीता था, ठीक है। बिहार को पटना को जीता था, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ये सूबेदार किनको बनाया था, सूबेदार की बात करें दोस्तों तो यहाँ मुनीम खां को बनाया था, किसको, मुनीम खां को बनाया था, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों मानसिंह को बनाया था, किसको भाई, मानसिंह को, ठीक है। उसके बाद किसको बनाया था, मानसिंह को। उसके बाद किसको बनाया था भाई, मानसिंह को। जब आते हैं, जब शाहजहां आते हैं, ठीक है, शाहजहां। और शाहजहां के काल में बिहार का शासन या पटना का जो सूबेदार होता है, सूबेदार कौन होते हैं, सूबेदार की बात करें तो राजकुमार होते हैं, राजकुमार, ठीक है, राजकुमार होते हैं। उसके बाद कौन आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, औरंगजेब आते हैं। कौन आते हैं, औरंगजेब आते हैं, ठीक है, औरंगजेब आते हैं। और औरंगजेब के शासनकाल में सूबेदार कौन होता है भाई, सूबेदार होता है, इसका पौत्र होता है जो कि अजीम, ठीक है। और इसी के नाम पर आजीमपुर भी रखा गया था। तो ये जो रही मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रहा बिहार की स्थिति जो है मुगल वंश के काल में, ठीक है, मुगल वंश के काल में। इतनी सारी बातें हमने बात की मेरे प्यारे दोस्तों। मुगल काल के शासनकाल में हमने देखा कि किस किस प्रकार से बिहार जो है ये मध्यकालीन में बात की है, ठीक है। तो ये बातें रही। तो देखिए दोस्तों, हम कल से जो है आधुनिक बिहार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे भाई, आधुनिक बिहार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आधुनिक बिहार की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आज का क्लास समाप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।